हर रेजिडेंशियल मार्केट की सक्सेस सिर्फ उसके लॉन्चर्स डिसाइड नहीं करते, ना ही उसके ब्रोशर्स और ना ही उसकी स्काईलाइन। किसी भी मार्केट का फ्यूचर एक ही चीज डिसाइड करती है, उस मार्केट की एक्चुअल डिमांड। लेकिन डिमांड सिर्फ एक तरह की नहीं होती। इन्वेस्टर से आई डिमांड अलग होती है और एंड यूजर के डिमांड के मायने काफी अलग होते हैं। और जब किसी मार्केट में इन दोनों के बीच का बैलेंस बदलने लगता है, तब सिर्फ प्राइसेस ही नहीं बदलते, पूरी मार्केट की डायरेक्शन भी बदल जाती है। शायद आज यमुना एक्सप्रेसवे भी बिल्कुल उसी मोड़ पर खड़ा है। पिछले कुछ सालों में इस कॉरिडोर ने जिस स्केल का ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, उसने इसे एनसीआर का सबसे क्लोजली वॉच्ड रेजिडेंशियल मार्केट तो जरूर बना दिया है। लेकिन जितनी तेजी से प्रोजेक्ट्स बढ़े हैं, उतनी ही तेजी से एक डिबेट भी बढ़ गई है। क्या यमुना एक्सप्रेसवे की करंट रेजिडेंशियल डिमांड सस्टेनेबल है? क्या इस मार्केट को आज जेन्युइन एंड यूजर्स ड्राइव कर रहे हैं, या फिर करंट मोमेंटम का सबसे बड़ा हिस्सा लॉन्ग टर्म और स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर से आ रहा है? और अगर ऐसा है, तो आज लॉन्च हो रही इतनी बड़ी रेजिडेंशियल सप्लाई अगले 5 से 10 सालों में एक्चुअल फैमिलीज किस हद तक अब्सॉर्ब कर पाएंगी? हमारी नजर में यमुना एक्सप्रेसवे को समझने का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, इसका आंसर शायद यमुना एक्सप्रेसवे के अंदर नहीं मिलता। उसके लिए हमें यमुना एक्सप्रेसवे से बाहर देखना पड़ेगा और शायद वहीं से इस मार्केट की असली स्टोरी शुरू होती है। तो 2022 के बाद आखिर ऐसा क्या बदला? अगर आज सिर्फ 4 साल पहले की बात करें, तो यमुना एक्सप्रेसवे की रेजिडेंशियल आइडेंटिटी आज से काफी अलग थी। 2010 के आसपास जिस ऑर्गेनाइज्ड रेजिडेंशियल इकोसिस्टम की शुरुआत हुई थी, वो धीरे धीरे मोमेंटम लूज करती गई और जेपी के फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के बाद उस साइकिल पर लगभग फुल स्टॉप लग गया। इसके बाद काफी सालों तक यमुना एक्सप्रेसवे की डिस्कशन ज्यादातर फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड पार्सल्स और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के अराउंड ही रही थी। लेकिन 2022 के बाद मार्केट ने अपना सेकेंड रेजिडेंशियल साइकिल शुरू किया और आज जो ऑर्गेनाइज्ड हाई राइज इकोसिस्टम हम देख रहे हैं, उसकी फाउंडेशन इसी पीरियड में रखी गई। सवाल है, आखिर बदला क्या? बहुत लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन का क्रेडिट सिर्फ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देते हैं। एयरपोर्ट अनडाउटली एक बड़ा कैटलिस्ट है, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग में सिर्फ एयरपोर्ट इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करता। अगर अवेलेबल डेटा और मार्केट बिहेवियर को देखें, तो इस रेजिडेंशियल साइकिल के पीछे 3 स्ट्रक्चरल रीजंस नजर आते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे का बायर सिर्फ नोएडा या एनसीआर तक सीमित नहीं था। इस मार्केट ने पैन इंडिया और एनआरआई इन्वेस्टर्स का भी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट अट्रैक्ट किया, यानी इसका पोटेंशियल इन्वेस्टर बेस ट्रेडिशनल एनसीआर मार्केट्स के कंपैरिजन में काफी ब्रॉड था। दूसरा रीजन था डेवलपर इकोनॉमिक्स। 2022 से 2025 के बीच यमुना एक्सप्रेसवे में रेजिडेंशियल लैंड एक्विजिशन कॉस्ट नोएडा और गाजियाबाद के एस्टैब्लिश्ड रेजिडेंशियल मार्केट के कंपैरिजन में काफी कम थी। 2025 तक यमुना एक्सप्रेसवे पर ग्रुप हाउसिंग लैंड वाज अलॉटेड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 35,000 रुपीस पर स्क्वायर मीटर, which ultimately attracted the developers। और तीसरा रीजन था अफोर्डेबिलिटी। जब एनसीआर के कई एस्टैब्लिश्ड मार्केट में रेप्यूटेड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स की एंट्री प्राइसिंग काफी ऊपर जा चुकी थी, उसी वक्त यमुना एक्सप्रेसवे पर बायर को एल्डिको जैसे एस्टैब्लिश्ड डेवलपर के प्रोजेक्ट्स में लगभग 10,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट ऑल इंक्लूसिव के आसपास एंट्री मिल जाती है। नेचुरली इसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट किया। इन्हीं फैक्टर्स की वजह से येडा ने ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हाउसिंग अलॉटमेंट को एग्रेसिवली कंटिन्यू किया। एस्टैब्लिश्ड डेवलपर्स ने एक के बाद एक लैंड पार्सल भी एक्वायर किए और मार्केट प्लॉटेड डेवलपमेंट से निकलकर ऑर्गेनाइज्ड हाई राइज रेजिडेंशियल इकोसिस्टम की तरफ ट्रांजिशन करने लगा। लेकिन इस पॉइंट पर एक डिस्टिंक्शन समझना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और एंड यूजर मैच्योरिटी दोनों अलग चीजें होती हैं। आज की डेट में अवेलेबल एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि करंट साइकिल में स्पेकुलेटिव एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का कंट्रीब्यूशन जेन्युइन एंड यूजर डिमांड के कंपैरिजन में काफी प्रोमिनेंट नजर आता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर इमर्जिंग रेजिडेंशियल कॉरिडोर अपनी जर्नी की शुरुआत फेज में इसी ट्रांजिशन से गुजरता है। लेकिन फिर अगला लॉजिकल क्वेश्चन ये बनता है, अगर आज की डिमांड का मेजॉरिटी हिस्सा इन्वेस्टर से आ रहा है, तो अगले 5 से 10 सालों में ये रेजिडेंशियल सप्लाई एक्चुअल फैमिलीज एब्सॉर्ब कर पाएंगी, या एंड यूजर ना होने की वजह से मार्केट में प्राइस स्टैग्नेंट ही रहने वाला है? इसे हम डिटेल में एड्रेस करेंगे हमारे व्हाइट हैट एडवाइस वाले सेक्शन में। लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू यमुना एक्सप्रेसवे पर नहीं, बल्कि उससे कुछ किलोमीटर पहले मिलता है, दैट इज नोएडा एक्सप्रेसवे।
हमारी अंडरस्टैंडिंग में यमुना एक्सप्रेसवे की लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल डिमांड को समझने के लिए नोएडा एक्सप्रेसवे को इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता और इसकी वजह सिर्फ प्रॉक्सिमिटी नहीं, एम्प्लॉयमेंट है। हमें लगता है कि यमुना एक्सप्रेसवे का रेजिडेंशियल मार्केट दो डिमांड इंजन से सपोर्ट होगा। पहला एयरपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम और दूसरा नोएडा एक्सप्रेसवे का एक्सपैंडिंग ऑफिस इकोसिस्टम। दोनों की मैच्योरिटी का टाइमलाइन अलग हो सकता है। एयरपोर्ट और इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम यमुना एक्सप्रेसवे को ग्रेजुअली सपोर्ट करेंगे, लेकिन प्रीमियम रेजिडेंशियल डिमांड को सपोर्ट करने वाला लार्ज स्केल व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम डेवलप होने में अभी वक्त लगेगा। उसके पीछे कई स्ट्रक्चरल रीजंस हैं जिन्हें हम किसी डेडिकेटेड एपिसोड में डिटेल में कवर करेंगे। इसी हाइपोथेसिस को वेरीफाई करने के लिए हमने पिछले 5 सालों की ऑफिस लीजिंग रिपोर्ट्स, नेट एब्जॉर्प्शन ट्रेंड्स और ऑक्यूपायर एक्सपेंशन डेटा को एनालाइज किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम एंड हाइब्रिड वर्क मॉडल के वाइड स्प्रेड अडॉप्शन के बावजूद नोएडा का ऑफिस मार्केट लगातार स्ट्रेंथन होता जा रहा है। 2024 में दिल्ली एनसीआर ने अपना हाईएस्ट एवर एनुअल ऑफिस लीजिंग रिकॉर्ड किया, जिसमें नोएडा एक्सप्रेसवे ने भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया। इस मोमेंटम को नोएडा ने 2025 में और एक्सीलरेट किया, जहां ग्रेड ए ऑफिस लीजिंग में लगभग 73% की रिकॉर्ड ग्रोथ हुई। इस दौरान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मल्टीनेशनल कंपनीज और फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस ऑपरेटर्स ने भी अपनी प्रेजेंस एग्रेसिवली एक्सपैंड की। सबसे रीजन एग्जांपल है इंडिक्यूब का सेक्टर 142 नोएडा में लगभग 3.9 लाख स्क्वायर फीट का लीज, जो कंपनी का एनसीआर का अब तक का सबसे बड़ा कैंपस होगा। ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं, बल्कि नोएडा एक्सप्रेसवे ऑफिस कॉरिडोर पर बढ़ते एंटरप्राइज कॉन्फिडेंस का इंडिकेटर भी है। हमारा पॉइंट ये बिल्कुल नहीं है कि नोएडा की ऑफिस डिमांड ऑटोमेटिकली यमुना एक्सप्रेसवे की रेजिडेंशियल डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जरूर बनती है। जैसे जैसे नोएडा एक्सप्रेसवे में एम्प्लॉयमेंट और रेजिडेंशियल प्राइसिंग दोनों मैच्योर होंगे, वैसे वैसे एक बड़ा बायर सेगमेंट जो क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों का बैलेंस चाहता है, यमुना एक्सप्रेसवे को नेचुरली इवैल्यूएट करेगा। लेकिन यही एक और बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, अगर फ्यूचर डिमांड सिर्फ एक इंपॉर्टेंट सोर्स नोएडा एक्सप्रेसवे हो सकता है, तो क्या वो डिमांड आज लॉन्च हो रहे हजारों नए अपार्टमेंट्स को अब्सॉर्ब करने लायक काफी होगी, या अगले कुछ सालों में सप्लाई डिमांड से तेज बढ़ने लगेगी? और अगर ऐसा होता है तो अथॉरिटी प्लॉट्स, प्लॉटेड डेवलपमेंट्स और हाई राइज अपार्टमेंट्स, इन तीनों सेगमेंट्स में से सबसे ज्यादा पोटेंशियल किस में होगा? ये वही क्वेश्चंस हैं जो किसी इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे में इन्वेस्टमेंट या एंड यूज के पर्सपेक्टिव से किसी भी प्रोजेक्ट या लोकेशन को इवैल्यूएट कर रहे हैं और आपके मन में कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम हर पॉसिबल क्वेरी को डेटा और ग्राउंड रिसर्च के बेसिस पर आंसर करने की कोशिश करेगी। और इन्हीं क्वेश्चंस का डिटेल्ड एनालिसिस हम करेंगे इस सीरीज के पार्ट 2 में, जहां हम देखेंगे यमुना एक्सप्रेसवे के रेजिडेंशियल मार्केट आज किस स्टेज पर खड़ा है, फ्यूचर सप्लाई और अब्जॉर्प्शन का रियलिस्टिक असेसमेंट, ओवर सप्लाई का एक्चुअल रिस्क कितना है, और सबसे इंपॉर्टेंट व्हाइट हैट के अकॉर्डिंग इस मार्केट को इवैल्यूएट करने का राइट फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। और अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे को सिर्फ हेडलाइंस या सोशल मीडिया के हाइप के थ्रू नहीं समझना चाहते, बल्कि डेटा, रिसर्च और लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स के बेसिस पर समझना चाहते हैं, तो व्हाइट हैट रियलिटी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रोजेक्ट दिखाना नहीं, मार्केट्स को डिकोड करना है। क्योंकि किसी भी रेजिडेंशियल मार्केट का फ्यूचर सिर्फ लॉन्चेस से नहीं, डिमांड की क्वालिटी से भी डिसाइड होता है। और यमुना एक्सप्रेसवे की असली कहानी अब शुरू हुई है।